किडनी फेलियर पेशेंट के लिए किडनी एक ऐसी चीज़ है जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा टेंशन देती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती है। जो लोग प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करते हैं वो देखा ये जाता है कि हमारी मसल्स के अंदर किडनी की फॉर्मेशन बढ़ जाती है। जितने भी पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग में आते हैं उनको हम यही सजेस्ट करते हैं कि किसी भी टाइप की आप विगरस एक्सरसाइज ना करें। जिनकी किडनी में श्रिंकेज देखने को मिल रही है वो इसलिए मिल रही होती है क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन टिप्स के बारे में जो एक किडनी फेलियर के पेशेंट को पता होनी चाहिए, जिससे वो अपने किडनी लेवल को बहुत आराम से कंट्रोल कर सकता है। एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए किडनी एक ऐसी चीज़ है जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा टेंशन देती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती है। मगर पेशेंट किडनी को नहीं जानता कि किडनी उसकी बॉडी में आता कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कैसे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी डाइट से, कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। तो आज इस वीडियो से कोशिश करूँगा कि आपको हर डिटेल में वो चीज़ें बताऊं जिसको आप कर अपने किडनी को आराम से कंट्रोल कर सकते हो। किडनी जो होता है हमारी मांसपेशियों में बनने वाला एक ऐसा वेस्ट मटेरियल है जो हमारी मसल की मेटाबॉलिज्म की ड्यूरिंग बनता है, जो तरीके से बॉडी से बाहर चला जाना चाहिए था। मगर ये काम जो बॉडी से बाहर निकालने का काम है ये हमारी किडनी करती है। जब हमारी किडनी में किसी भी वजह से इसका इम्पैक्ट आना शुरू होता है, मान लो आपको बीपी है, शुगर है या कोई और ऐसी दिक्कत है जिसमें आपकी किडनी की फंक्शनिंग कम हो रही है, तो किडनी का जो काम है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने वाला वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाता है। अब ये जो हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है क्रिएटिनिन के रूप में, पोटेशियम के रूप में, यूरिया के रूप में, अगर हम चाहते हैं कि ये हमारी बॉडी में कम इकट्ठा हो तो हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं। पहला रास्ता वो होता है जिसमें हम इसको बॉडी में बनने ही कम दें। दूसरा तरीका वो होता है कि इसको हम बॉडी से अच्छी तरीके से बाहर निकालें। तो ये जो टिप्स हैं इनमें ये दोनों ही चीज़ें इन्वॉल्व होंगी कि कैसे हम इस पर वर्क कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये जो क्रिएटिनिन है हमारी मसल्स में बनता है, मसल्स में बनने वाला वेस्ट मटेरियल है। तो अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट जिसकी किडनी की फंक्शनिंग कम है और वो हाई अमाउंट में प्रोटीन का इंटेक करता है, प्रोटीन का इंटेक यानी दूध की बनी हुई आइटमें, दालें ज़्यादा इंटेक करता है, नॉन वेज अंडे, मांस, मच्छी, चिकन, मटन ज़्यादा इंटेक करेगा, तो क्या होगा कि बॉडी के अंदर प्रोटीन ज़्यादा जाएगा। अब ये खुद समझने वाली बात है कि जो प्रोटीन होता है वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको छोटे छोटे हिस्सों में हमारे डाइजेशन को डिवाइड करना पड़ता है। अब ये जब डिवाइड होता है तो इसके साथ साथ बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बनता है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। और जो लोग प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करते हैं वो देखा ये जाता है कि हमारी मसल्स के अंदर किडनी की फॉर्मेशन बढ़ जाती है। तो हमने क्या करना है, हमने किसी भी टाइप के प्रोटीन को अवॉइड करना है। अब किसी भी पेशेंट के माइंड में, किसी भी लेमन के माइंड में एक छोटा सा सवाल ज़रूर आएगा कि हम अपनी बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करेंगे अगर हम प्रोटीन खाना बंद कर देंगे। जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है, मगर प्रोटीन हम दूसरी तरीक़ा से बनाते हैं। हमने क्या किया, हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिए। कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल छोटा होता है, तो जब आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं व्हीट फॉर्म में, राइस फॉर्म में, तो बॉडी क्या करती है, बॉडी उसको जॉइन कर अपने हिसाब से प्रोटीन बना लेती है, अपने अमीनो एसिड्स बना लेती है, अपने एंजाइम्स बना लेती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए कि अगर वो अपने किडनी लेवल को डाउन करना चाहते हैं तो उनको प्रोटीन का इंटेक बंद कर देना चाहिए या कम करना चाहिए, या फिर ऐसा प्रोटीन लेना चाहिए जो बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, किसी टाइप का वेस्ट मटेरियल ना बनाए। मैं आपको उसका एक सिंगल एग्जांपल देता हूँ। हम जब बीमार पड़ते हैं, हमें बुखार होता है, तो हमारे घर वाले हमें क्या खिलाते हैं, क्योंकि उस टाइम बुखार के टाइम हमारा डाइजेशन स्लो होता है। स्लो होने की वजह से हमारे पेरेंट्स हमें क्या खिलाते थे, दाल का पानी, कि दाल का पानी पी लो, कुछ नहीं खा पा रहे दाल का पानी पी लो। और दाल कौन सी होती थी, मूंग की दाल। मूंग की दाल एक बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, और ऐसे प्रोटीन का सोर्स होता है जो बॉडी में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि बॉडी में क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन नहीं करता। आपकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी कर दी और साथ में क्रिएटिनिन ना बनाए। तो मूंग की दाल एक ऐसा प्रोटीन है जो मैं साइंस इंजीनियरिंग में हर अपने पेशेंट को एडवाइस करता हूँ जिनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है कि अगर आपने कोई प्रोटीन लेना है तो आप सिर्फ दाल फॉर्म में, और वो भी खासकर मूंग की दाल में आप लेंगे, जिससे आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन ना बढ़ने और ना वो बढ़े। अब चलते हैं टिप नंबर 2, वो है अवॉइड विगरस एक्सरसाइज। देखिए, क्रिएटिनिन जो है हमारी मसल्स में बन रहा है। अगर कोई भी चीज़, कोई भी हमारी ऐसी एक्टिविटी जो हमारी मसल्स का मेटाबॉलिज्म तेज करे तो क्या होगा कि क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। तो हमने अपनी मसल्स में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल में रखना होता है, और हमारा मसल का मेटाबॉलिज्म एक्सरसाइज करने से बढ़ जाता है। जैसे अगर आप रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, कोई भी ऐसी विगरस एक्सरसाइज करेंगे तो उसका रिजल्ट आपकी मसल्स पर देखने को मिलता है कि मसल्स का मेटाबॉलिज्म
मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, और जैसे जैसे मसल का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन भी बढ़नी शुरू हो जाती है, जो कि आपकी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जो कि आपको आपकी KFT रिपोर्ट में नज़र आना शुरू हो जाता है। तो जितने भी पेशेंट साइंस एंड जीवनी में आते हैं उनको हम यही सजेस्ट करते हैं कि किसी भी टाइप की आप विगरस एक्सरसाइज ना करें, यानी नो रनिंग, नो जॉगिंग, नो स्विमिंग बिल्कुल नहीं करना। आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है, अब हम वेस्ट मटेरियल को एक्सरसाइज कुछ ऐसा करें कि हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाए, वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाए। उसके लिए जो भी हम एडवाइस करते हैं वो है अनुलोम विलोम, डीप ब्रीथिंग, वॉक एंड योगा की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। अब क्यों, इस बात को भी समझना ज़रूरी हो जाता है किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। जब हम गहरी सांसें लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, और ऑक्सीजन जो होता है बॉडी के अंदर जाकर हर चीज़ को ऑक्सीडाइज, यानी हर छोटी बड़ी चीज़ को डिवाइड करने में, उसको बर्न करने में हेल्प करता है। तो हमने अपने बॉडी के अंदर, अपने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सैचुरेशन बढ़ाने के लिए डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए। अब डीप ब्रीथिंग के और तरीके भी हैं। डीप ब्रीथिंग आप अनुलोम विलोम से कर सकते हो, प्राणायाम से कर सकते हो, कपालभाति से कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइजेस हर किडनी फेलियर पेशेंट को करनी चाहिए। ना सिर्फ इसे क्रिएटिनिन के लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है, बल्कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब चलते हैं कि और क्या किया जा सकता है। जितनी भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती हैं योगा की, वो एक किडनी फेलियर का पेशेंट बहुत आराम से कर सकता है। योगा की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के बिल्कुल एंड पे दूंगा। जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आप उस वीडियो को बहुत आराम से देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, उसे समझिएगा। टिप नंबर 3, अवॉइड फीवर। अब किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के लिए समझने वाली बात है कि अगर आपको फीवर आता है तो आपकी मसल्स में जो मसल का मेटाबॉलिज्म है वो बदल जाता है, आपकी मसल्स में थकावट बनी रहती है, पेन बनी रहती है, तो आपकी मसल्स की में क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं, अगर मान लो उनको मामूली सा वायरल बुखार भी होता है तो क्रिएटिनिन जो उनका 2 था वो सडनली 7 पे जंप कर जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ फीवर। तो हमें फीवर जैसे इंसिडेंट्स से बचना होता है, हमें अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखना होता है कि हम फीवर को अवॉइड कर पाए। अगर किसी को फीवर हो जाए, मतलब वायरल ऐसी चीज़ है जो आप कोई बच नहीं सकता, अगर आपको होना है तो वो हो के रहेगा, मगर हमने उसमें घबराना नहीं होता। क्यों नहीं घबराना होता, मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। अगर आपको फीवर हुआ है तो आपका सिर्फ क्रिएटिनिन बढ़ेगा, आपका यूरिया नहीं बढ़ेगा। जब तक क्रिएटिनिन और यूरिया दोनों साथ साथ आपका रिपोर्ट में बढ़ना ना शुरू हो तब तक आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यूरिया जो होता है वो हमारा लीवर बनाता है। उसको ठंड से, फीवर से, एक्सरसाइज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने काम करना है, वो उतनी अमाउंट में बनाता रहेगा। तो अगर आपका क्रिएटिनिन 2 से 7 जंप किया है और आपका जो यूरिया है वो 51 बना हुआ है, तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो 51 से 53 भी हो जाए तो भी आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बताता है कि ये जो आपका क्रिएटिनिन जंप किया है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, फीवर की वजह से या फिर एक्सरसाइज की वजह से या फिर ठंड की वजह से। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप के ऊपर, और वो है अवॉइड कोल्ड वेदर। देखिए, जितने भी पेशेंट होते हैं किडनी फेलियर के, उनमें एक सिम्टम सब में मिलता है, और वह है कोल्ड इंटॉलरेंस, यानी ठंड को लेकर उनसे ना बर्दाश्त नहीं होती, ठंड जल्दी लगती है। गर्मी का मौसम होगा, पक्खा चल रहा होगा, बाकी सबको पसीने छूट रहे होंगे और उन्हें ठंड लग रही होती है। ये जो कोल्ड इंटॉलरेंस होती है ये पेशेंट को क्या करती है, शिवरिंग लेके आती है, आपकी मसल्स कांपती हैं, और जब मसल्स कांपती हैं तो उसमें क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, साइंस संजीवनी में आते हैं और नहीं भी आते, तो भी हमको यही सजेशन है कि आप अपने कोल्ड वेदर को, कोल्ड क्लाइमेट को आप अवॉइड कीजिए। जितना हो सके अपनी बॉडी को वार्म रखने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन कम हो और आपको कोई भी ऐसा लेवल अपनी रिपोर्ट्स में ना दिखना पड़े जहाँ पर आपको जाकर स्ट्रेस हो। तो हमने अपने आप बॉडी को वार्म रखना है। अब वो वार्म आप वार्म रूम में रह के कर सकते हैं, वार्म क्लाइमेट में रह के कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा जज करना होता है अपनी कंडीशन के हिसाब से कि आपके लिए क्या बेस्ट है। देखिए, बेकिंग सोडा जो हम अपने खाने में यूज़ करते हैं, चीज़ों को फुलाने के लिए, ढोकला बनाना है, इडली बनाना है, तो उसमें अक्सर बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। मगर ये बेकिंग सोडा एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसको कैसे समझना है मैं आपको समझाता हूँ। जब हमारी किडनी काम करती है खून को साफ़ करने का, तो वो ना सिर्फ क्रिएटिनिन को बाहर निकालती है, यूरिया को बाहर निकालती है, ना सिर्फ वाटर को बाहर निकालती है, बल्कि वो बॉडी में बनने वाले एसिड को भी बाहर निकालती है। जब किडनी की फंक्शनिंग कम होनी शुरू हुई है तो ना सिर्फ क्रिएटिनिन बढ़ता है, बल्कि बॉडी के अंदर एसिड की फॉर्मेशन भी बढ़नी शुरू हो जाती है। और ये जो एसिडिक ब्लड होता है ये किडनी को और ज़्यादा डैमेज करता है। इसलिए अगर आपके लेवल 1 से 2 पहुँचने में टाइम लगा हो,
1-2 साल का टाइम लगा, मगर 2 के बाद जैसे जैसे लेवल बढ़ते हैं वो उतनी तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि आपका ब्लड एसिडिक होना शुरू हो जाता है जो किडनी को फर्दर डैमेज करता है, जो हम नहीं चाहते कि आपकी किडनी को कोई भी डैमेज इस वजह से हो। तो हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को एडवाइस करता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको मैक्सिमम किडनी फेलियर के पेशेंट टैबलेट फॉर्म में नोडोसिस या सोबोसिस कर टैबलेट्स आती हैं वो ऑलरेडी ले रहे होंगे, मगर जो पेशेंट नहीं ले रहे तो उनको लेने की ज़रूरत होती है, चाहे वो बेकिंग सोडा ले जो पाउडर आता है फॉर्म में वो ले, या फिर आप टैबलेट लें। आपको कम से कम 1 ग्राम के आसपास बेकिंग सोडा का कंजम्पशन डेली बेसिस पे करना पड़ता है, जिससे आपके ब्लड का जो पीएच है, जो ब्लड में जो तेजाबीपन है वो कंट्रोल में रहे। क्योंकि एक बार वो कंट्रोल में रहा तो क्या होगा कि आपके लेवल्स तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे, और तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे तो उसमें पेशेंट को बहुत अच्छा आराम मिल जाता है, डॉक्टर को हमें बहुत हेल्प मिलती है कि बढ़ते हुए किडनी को कंट्रोल करने में। तो जो भी साई संजीवनी का पेशेंट है जो देख रहा है इस वीडियो को, उनसे ये प्रार्थना है कि कोई भी मेडिसिन अपनी मर्जी से बंद ना करें, खासकर सोडियम बाइकार्बोनेट की। बहुत सिंपल मेडिसिन है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, लंबे टाइम तक लेने तक भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, तो इसको आपने डेली कंज्यूम करना ही करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी मेडिसिन के अंदर ये नहीं है, नोडोसिस नहीं है, सोबोसिस नहीं है, या सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट नहीं ले रहे, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साई संजीवनी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स के ऊपर, और वो है आपके ब्लड प्रेशर। देखिए, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mm/Hg होता है। ये सारे के सारे किडनी फेलियर पेशेंट्स को पता होता है, मगर ये सबसे बड़ा कारण भी होता है किडनी फेल होने का। जितने भी पेशेंट आते हैं किडनी फेलियर के, जिनकी किडनी में श्रिंकेज देखने को मिल रही है, वो इसलिए मिल रही होती है क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। उनका ब्लड प्रेशर 130/90, 120/90, कोई भी जो वैल्यू है जो 90 के आसपास है, ये 90 से अबव है, वो इतनी काबिलियत रखती है कि आपकी किडनी को फेल कर दे। जितना ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर होगा उतनी जल्दी आपकी किडनी खराब होगी, और जितना आपका कंट्रोल में रहेगा उतना कम नुकसान आपकी किडनी का होगा, और जितना कम नुकसान होगा उतना कम आपका क्रिएटिनिन रेस करेगा। तो जो भी पेशेंट हैं किडनी फेलियर के, उनको समझना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि आपकी किडनी के अंदर डैमेज रुके, तो डैमेज करने वाली चीज़ को सबसे पहले निकालना होता है। तो मैक्सिमम केसेस के अंदर हमें क्या मिलता है, ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम अपना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे। ब्लड प्रेशर को अपना 120/80 से बिलो रखेंगे, अबव नहीं रखेंगे। अगर आपको आपकी रीडिंग ब्लड प्रेशर की 120/80 से अबव मिल रही है, दैट मीन्स आपका ब्लड प्रेशर हाई है, और वो ब्लड प्रेशर इतना काम कर सकता है कि ऑलरेडी डैमेज किडनी को और फर्दर नुकसान दे सकता है। तो हमने वो नहीं होने देना। तो हमने क्या करना है, हमने अपना ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल में रखना है, जिससे हमारी किडनी को डैमेज ना पहुंचे। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप, अवॉइड डायबिटीज़। जितने भी पेशेंट किडनी फेलियर के होते हैं उनमें 40% वो होते हैं जिनके बीपी की वजह से किडनी खराब हो रही है, और 40% वो होते हैं जिनकी डायबिटीज़ की वजह से खराब हो रही है। तो अगर आपकी बॉडी में डायबिटीज़ की दिक्कत है तो आपको संभलने की ज़रूरत होती है। अगर डायबिटीज़ आपकी ज़्यादा रहती है, शुगर लेवल ज़्यादा रहते हैं, उसका मतलब है कि उस शुगर की वजह से आपकी किडनी को नुकसान होगा ही होगा। इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारी बॉडी में जो किडनी होती है वो एक प्रेशर वॉल्व की तरह काम करती है शुगर को लेके। जैसे आपके घर में कुकर होता है, कुकर के ऊपर एक सीटी लगी होती है, जैसे ही कुकर का प्रेशर बढ़ता है सीटी खुल जाती है। सेम तरीके से हमारी किडनी भी काम करती है। जैसे ही हमारी शुगर 200 को क्रॉस करेगी, वो किडनी वॉल्व खोल देगी और शुगर आपकी यूरिन के थ्रू बाहर जाना शुरू कर देगी। अब ये काम अगर किडनी को बार बार करना पड़ता है तो किडनी को नुकसान होता है, और जो ब्लड आ रहा है आपकी किडनी तक, अगर उसमें शुगर की अमाउंट ज़्यादा है तो वो भी आपकी जो नेफ्रॉन्स हैं, जो आपका खून छानने की जो आपकी मेम्ब्रेन है, उस पर भी उसका बुरा इम्पैक्ट आता है। तो दोनों तरफ से नुकसान हुआ ना, शुगर लेवल की वजह से ब्लड के अंदर भी, और उसको जो एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है उस वजह से। इसका असर पेशेंट के अंदर डायबिटिक नेफ्रोपैथी के रूप में देखा जाता है कि डायबिटीज़ की पेशेंट के अंदर आप क्या देखेंगे कि जो किडनी की काम करने की क्षमता है वो धीरे 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 कम होनी शुरू हो जाती है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो कारण है, जो कॉज है, जिसकी वजह से किडनी को हर सेकंड नुकसान उठाना पड़ता है, उसे कंट्रोल में लेकर आना, जिससे हमारी किडनी को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल सके जहाँ पर उसे कम काम करना पड़े, कोई नुकसान ना हो। तो हमने अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल में लेकर आना होता है। इसके लिए आप इंसुलिन की हेल्प ले सकते हैं, इसके लिए आप अपनी मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं, मगर आपने अपनी मेडिसिन को नहीं छोड़ना। अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल में हर हालत में लेकर आना है। अगर आप उसको लेकर आएंगे तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी जैसी दिक्कत, जहाँ पर शुगर के लेवल की वजह
वजह से आपकी किडनी खराब हो रही होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, वो रुक सी जाती है, आपके लेवल क्रिएटिनिन के डाउन होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे हर किडनी फेलियर के पेशेंट को पता होना चाहिए। नेक्स्ट टिप इज अवॉइड सॉल्ट। ब्लड प्रेशर की दिक्कत एक ऐसी दिक्कत है जो आपको हर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, चाहे पेशेंट की किडनी डायबिटीज़ की वजह से क्यों ना खराब हुई हो, चाहे पॉलीसिस्टिक किडनी ही क्यों ना हो, चाहे आईजी नेफ्रोपैथी क्यों ना हो। एक दिक्कत सारे के सारे पेशेंट्स में हमें देखने को ही मिलेगी, वो है आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर किडनी को फर्दर नुकसान पहुंचाता है, जो हम नहीं चाहते। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी डाइट के अंदर कुछ इस तरह से बदलाव करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने में हमें हेल्प मिले। और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है सॉल्ट, नमक, क्योंकि नमक जो होता है वो केमिकली होता है सोडियम क्लोराइड। इसमें जो सोडियम होता है ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो हमें सॉल्ट को अवॉइड करना होता है, सॉल्ट नहीं खाना होता, और हमें वो सॉल्ट चूज़ करना होता है जिसके अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की क्षमता कम हो। जो हम नमक खाते हैं, सी सॉल्ट, जो मार्केट में ईजिली मिलता है, ये जो नमक होता है इसके अंदर प्योर फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड होती है, ये ब्लड प्रेशर को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। मगर वहीं पर एक और सॉल्ट मार्केट में मिलता है जिसे हम लाहौरी नमक, सेंधा नमक, हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट के नाम से जानते हैं। ये सॉल्ट के अंदर भी सोडियम क्लोराइड होता है, मगर क्योंकि ये नेचुरल अक्रिंग सॉल्ट होता है, पहाड़ों पे कहीं भी चट्टानी इकट्ठी हो गई उस वहाँ से निकाला हुआ होता है, तो इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। और ये मिनरल्स आपकी हेल्प कैसे करते हैं, एक तो आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने की जो प्रॉपर्टी है सॉल्ट की, उसको वो काउंटर कर देते हैं, और ब्लड प्रेशर आपका उतना नहीं बढ़ता जितना आपका सी सॉल्ट के साथ देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है कि जितने भी पेशेंट किडनी फेलियर के हैं वो अपने सॉल्ट को चेंज करें, सॉल्ट को चेंज करके सेंधा नमक, लाहौरी नमक पर आएँ, जिससे उनके जो बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ने की टेंडेंसी है उस पर थोड़ी सी लगाम लग सके। अब सवाल उठता है कि कितनी अमाउंट में आपने नमक लेना होता है। जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, चाहे उनको बीपी है या नहीं है, उनको हम यही एडवाइस करते हैं कि आप एक टाइम के खाने में 1 पिंच ऑफ सॉल्ट लेंगे। अगर आप 1 पिंच ऑफ सॉल्ट लेंगे तो आपका जो ब्लड प्रेशर है ना ही वो बढ़ता हुआ देखा जाता है, बल्कि अगर आपके फेस पे, लेग पे स्वेलिंग है, पानी भर रहा है, तो वो पानी भी नहीं भरता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए कि समझना कि कितने अमाउंट में सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट हमने लेना होता है। टेक फ्लूइड इन राइट अमाउंट। हमारी किडनी का काम क्या है, हमारी किडनी का काम है खून को साफ करना, और खून के अंदर जो फ्लूइड होता है वो कहाँ से आता है, हम जो पानी पीते हैं। अक्सर बहुत सारे नेफ्रोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स आपको कहते हुए मिल जाते हैं आपके लेवल 2 है, 3 है, आप पानी पीना कम कर दो। पेशेंट करता भी है, पेशेंट डॉक्टर की बात मानता है, और देखता क्या है कि उसके लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ने शुरू हो गए। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, इसको समझना ज़रूरी है। जब आपकी किडनी ख़राब होनी शुरू हुई, आपने क्या किया, डॉक्टर के कहने पे आपने पानी का इंटेक कम कर दिया। जब पानी आपने इंटेक कम किया, आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन की तरफ चली गई। गर्मी के मौसम में जब आप बहुत बोलते हैं या स्वेटिंग ज़्यादा होती है या आप पानी कम इंटेक कर रहे होते हैं, तो पानी का लेवल डाउन हो जाता है, बॉडी डिहाइड्रेट कर जाती है, लिप्स क्रैक कर जाते हैं, जीभ सूख जाती है। अब बॉडी के पास इतना पानी नहीं है कि वो यूरिन बना सके, तो यूरिन आपको कम आना शुरू होता है। अब जब यूरिन ही नहीं आ रहा आपको, तो उसमें जो क्रिएटिनिन को बाहर जाना था वो नहीं जा पाता। उसका रिजल्ट क्या होता है कि आपके क्रिएटिनिन लेवल तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हमने ये नहीं होने देना, हमें पानी की सही अमाउंट को समझना पड़ेगा। और हर एक इंसान की पानी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, किसी को पसीने ज़्यादा आते हैं, किसी को पसीने नहीं आते, कोई ठंडे इलाके में रहता है तो कोई बहुत ज़्यादा गर्म इलाके में रहता है, तो हर किसी की पानी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी पानी की रिक्वायरमेंट को खुद समझें, जिससे आप उसे आराम से कंट्रोल कर सकें। इसके लिए हमें अपने निर्भर रहना पड़ता है अपने सेंसर्स पर। हमारे भगवान ने हमें सेंसर्स दे रखे हैं, हमारे लिप्स हैं, हमारी टंग है। अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो रही है तो हमारे लिप्स फटना शुरू कर देते हैं, लिप्स ड्राई हो जाते हैं, और आपकी जो टंग है वो भी ड्राई होनी शुरू हो जाती है, मुंह में सलाइवा कम बनता है और आपको सूखापन मुंह के अंदर महसूस होता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी महसूस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि शरीर में पानी की कमी हो रही है। तो हमने क्या करना है, हमने आधा कप लेकर पानी उसको इनटेक करना है।
अब आधा कप पानी जब आप पिएंगे तो ऑब्वियस है प्यास बुझेगी नहीं, मगर हमने आधा कप लेने के बाद जब दोबारा प्यास लगे तो दोबारा से पानी पीना है। तो हमने थोड़ी थोड़ी अमाउंट में इंटरवल के अंदर पानी का इंटेक करना होता है, जिससे हमारी किडनी पे किसी भी टाइप का ओवरलोड ना पड़े। अगर हम एक साथ खूब सारा पानी पिएंगे तो क्या होगा कि बॉडी में एक साथ सारा पानी चला गया, किडनी को बहुत सारा काम करना पड़ेगा उसे यूरिन में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमने उस पर वो लोड नहीं डाला। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। अगर आप पानी ज़्यादा इंटेक करेंगे तो क्या होता है उसको भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जब हम पानी इंटेक ज़्यादा करेंगे, बॉडी के अंदर पानी का इकट्ठा ज़्यादा हो जाएगा, किडनी उसे कम निकालेगी, तो आपको अपने लेग के आसपास स्वेलिंग नज़र आनी शुरू होती है, सूजन आनी शुरू हो जाती है। अब ये जो स्वेलिंग है ये डिनोट करती है कि पानी आपकी बॉडी में ज़्यादा है। अब हमें इस स्वेलिंग को घटाना है तो हमें 2 चीज़ें करनी होती है। पहली चीज़ है कि खाने के अंदर कुछ दिन के लिए हमें नमक को बंद करना पड़ता है, कि हम कोई भी नमक नहीं खाएंगे। कुछ दिन हम बहुत आराम से अपने फीके खाने पे रहेंगे, उसमें मसाले डालेंगे बट नमक नहीं डालेंगे। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, पानी हम कम से कम पीने की कोशिश करेंगे। अब हम पहले जो हम एक आधा कप पानी पी रहे थे, अब हम सिप करके पानी पिएंगे, सिर्फ अपने होठों को गीला करने के लिए। जब आप पानी का इंटेक कम कर देंगे, सॉल्ट बंद कर देंगे, जो आपकी स्वेलिंग आपके लेग पे, फेस पे आ रही है, वो 2-3 दिन में बिल्कुल तरीके से डिसअपियर कर जाएगी। इसके साथ साथ कुछ डायूरेटिक मेडिसिन भी दी जाती हैं जो पानी को खींच के बॉडी से बाहर निकालती है, सॉल्ट को बॉडी से बाहर निकालती है और आपकी स्वेलिंग डिसअपियर हो जाती है। मगर स्वेलिंग वापस ना आए तो हमें पानी की इंटेक को समझना पड़ेगा। ना पानी हमने कम डालना है बॉडी में, ना पानी ज़्यादा डालना है। तो जो आपको लिमिट बताएगी है 1.5 लीटर की, अगर आप उसे फॉलो करते हैं और स्वेलिंग मिल रही है तो वो आपके लिए ज़्यादा है। अगर 1.5 लीटर के अंदर आपकी यूरिन की फॉर्मेशन कम हो रही है तो वो पानी आपके लिए कम है। तो ये एक ऐसा आइडिया है जो मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे किडनी फेलियर के पेशेंट समझे और अपनी बॉडी के हिसाब से अपनी बॉडी को जज कर सही अमाउंट में पानी डाले। अगर पानी बॉडी में सही अमाउंट में जाएगा तो यूरिन फॉर्मेशन प्रॉपर होगी, किडनी बॉडी से बाहर जाएगा, आपके लेवल कभी भी नहीं बढ़ेंगे। अगर बॉडी में पानी की कमी होगी, यूरिन नहीं बनेगा, किडनी बाहर नहीं जाएगा और आपके लेवल जंप करना स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए समझना कि क्या उनके लिए सही है और क्या है उनके लिए गलत। अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट इन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छे से समझ जाता है और अपनी बीमारी को समझ जाता है कि बीमारी क्यों हुई, किस वजह से हुई, क्या वो ठीक हो सकती है, क्या वो ठीक नहीं हो सकती, गहराई में उसकी डिटेल स्टडी कर लेता है, तो पेशेंट को रिकवरी करने में बहुत आसानी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि किस तरह से हम अपने किडनी को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कर साई संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे भी सेम चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।